दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था संसद। आज संसद से संबंधित हमारा दूसरा वीडियो है। इससे फर्स्ट वीडियो में हमने लोकसभा व राज्यसभा में क्या किया था, अंतर किया था कि किस में कितनी सीटें हैं, सभापति कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है। आज हम पढ़ेंगे वो है लोकसभा अध्यक्ष कौन कौन हुए हैं। सभी लोकसभा अध्यक्ष न पढ़ के प्रथम कुछ विशेष जो यूनिक हैं लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं और इनके बारे में पढ़ेंगे, तथा लोकसभा जो सीट हैं वो किस किस राज्य से कितनी है, केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी है, ये सब कि अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने, 8 हैं, क्योंकि 2 बढ़ाए हैं लेकिन एक कम भी कर दिया है। दमन, दीप और नगर इनको हवेली को मिला के एक बना दिया गया है। तीसरी बात पढ़ेंगे कि जो आपके विधेयक हैं वो कितने। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप फर्स्ट से लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और इससे पहले के वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको बता दूं कि लोकसभा का जब गठन हुआ था सर्वप्रथम, तो इसके अध्यक्ष कौन बने थे, गणेश वासुदेव मावलंकर बने थे 1952 से लेकर 1956 तक। इनका निधन हुआ तब इन्होंने पद खाली किया था। त्यागपत्र देने वाले अध्यक्ष कौन थे, कितने थे, 2 थे। कौन, नीलम संजीव रेड्डी और डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लो। नीलम संजीव रेड्डी फर्स्ट बार बने थे तब भी इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और फिर ये दोबारा बने तब भी इन्होंने क्या दिया था, त्यागपत्र। तो आपको ध्यान रखना है, नीलम संजीव रेड्डी ने 2 बार त्यागपत्र दिया था और 1 बार डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लो। अब जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी आपकी मीरा कुमार थी। 15वीं लोकसभा की अध्यक्षा थी कौन, मीरा कुमार। द्वितीय महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी, सुमित्रा महाजन बनी थी। 16वीं जो विधान लोकसभा थी, 16वीं लोकसभा में कौन बनी थी, सुमित्रा महाजन। अब वर्तमान में हमारी कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है। 17वीं लोकसभा में जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं। कौन है, ओम बिरला हैं, जो राजस्थान के कोटा से बिलोंग करते हैं। अब 17वीं लोकसभा जब गठित हुई थी उस वक्त जो सांसद होते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। वो कौन बने थे, वीरेंद्र कुमार। कौन बने थे, वीरेंद्र कुमार, जो बीजेपी से 6 बार सांसद रह चुके हैं। वीरेंद्र कुमार को इस बार 17वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर चुना गया था। अब बात कर लेते हैं कि राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें कितनी लोकसभा और राज्यसभा सीटें हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं कि सर्वाधिक किस राज्य में है। तो सर्वाधिक जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं और सर्वाधिक ही राज्यसभा सीटें। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें और 31 राज्यसभा सीटें। राजस्थान की आप सबको याद होगी कि राजस्थान की 25 तो क्या है, लोकसभा सीटें और 10 राज्यसभा सीटें। अब बात कर लेते हैं कि न्यूनतम, ये यहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है फिलहाल, कि यहाँ से इसलिए उठ रहा है कि आपको ऐसे पूछ लेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं, मेघालय में राज्यसभा सीटें कितनी हैं या लोकसभा सीटें कितनी हैं, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 1 लोकसभा सीट है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 1 से अधिक राज्यसभा सीटें। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा सीटें अरुणाचल प्रदेश। अब इनको याद कैसे रख सकते हो भाई, अब ट्रिक है, कुछ ट्रिक बना लो, आप भी बना लो या बना सकते हो, वैसे याद रख सकते हो तो ठीक है। जैसे ऐसे रख लो कि अरुणा मेघा 3 मणि गोवा से लेकर कहाँ गए, मिजोरम गए। अरुणा और मेघा, त्रिपुरा मतलब 3, मणिपुर मणि, गोवा से मतलब सिक्किम, लेकर कहाँ गए, मिजोरम गए। अरुणा और मेघा 3 मणि गोवा से लेकर मिजोरम गए, ऐसे याद रख सकते हो। मैं तो कहता हूँ ट्रिक किसी की समाधान नहीं है, लेकिन अगर कठिन हो तो एक आधी ट्रिक चल सकती है। तो अब इनमें क्या करना है कि आपको जैसे जैसे बताया शुरुआत में वैसे वैसे याद करना है। अरुणा और मेघा 3 मणि गोवा से लेकर, तो गोवा तक आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा जो सीटें हैं कितनी हैं, 2 2 2 2, ऐसे याद रखोगे। फिर बचे कितने,
राज्यसभा सीटें सब में कितनी हैं? एक एक हैं। आपको लास्ट तक देखना है कि जो राज्य हैं उनमें एक एक हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का हम अलग से पढ़ेंगे। फिर से मिजोरम गए और अंत में आपको ध्यान रखना है नागालैंड। तो इनमें कितनी है? सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा सीटें एक एक हैं। कितनी हैं? एक एक हैं। और राज्यसभा सीटें हैं अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, इनमें एक एक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। याद कर सकते हो, अरुणा, मेघा, तीन मणि लेकर गोवा से मिजोरम गए और अंत में नागालैंड। अब बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेशों में फिलहाल बदलाव हुआ है कि आपके जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो पहले कितने थे? 7 थे। फिर ये क्या हुए? 9 हो गए। फिर अब वर्तमान में ये 8 हैं। कैसे? कि जब 7 थे उसके बाद जम्मू और जो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया? 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं। फिर दमन दीव, और जो दमन दीप था आपका, उसको और नागर हवेली को एक बना के क्या कर दिया गया? एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो वर्तमान में आपको ध्यान रखना है, दमन दीप और नागर और दादर हवेली हैं वो एक ही है और एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। इसको दोनों को मिला दिया गया है जनवरी 2020 में। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 2 नए जोड़ दिए गए हैं। पहले वालों में क्या किया? एक मिला दिया। तो कितने बचे? 6। और 2 नए बना दिए। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो कितने हुए? 8। अब बात कर लेते हैं इनमें कितनी सीटें हैं। तो हमने पढ़ा था कि 2 विधानसभाएं हैं। कौन सी? दिल्ली और पांडुचेरी या पंडुचेरी, एक ही बात है। 2 विधानसभाएं हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में क्या करती हैं? भाग लेती हैं। किस संविधान संशोधन के तहत इन्हें राष्ट्रपति में, जो राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया था 70वें संविधान संशोधन द्वारा। तो उसमें तो आपको कितनी है? दिल्ली में कितनी सीटें रखनी है? 7। और राज्यसभा सीटें 3। पांडिचेरी में कितनी है? 1। और राज्यसभा भी 1। कितनी है? 1 1। अब बात कर लेते हैं कि जो चंडीगढ़ है उसमें कितनी सीटें हैं, लक्षद्वीप में कितनी है। तो चंडीगढ़ में आपकी 1 सीट है, राज्यसभा 0। लक्षद्वीप में 1, राज्यसभा 0। अंडमान निकोबार 1, राज्यसभा 0। दमन द्वीप, अब याद करने का तरीका ये है कि दमन और दीप पहले आपका अलग था और दादर एवं नागर हवेली अलग थी। तो इनमें 1 1 सीट थी, लेकिन अब वर्तमान में इनको मिला दिया गया है। तो लोकसभा की कितनी सीटें हो गई? 2। और इनमें राज्यसभा की कोई सीट नहीं थी, इसलिए अभी भी 0 ही हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक ही थे। तो इनमें लोकसभा की कितनी सीटें थी? 6 सीटें थी। तो लद्दाख से तो 1 सीट थी और जम्मू और कश्मीर से कितनी थी? 5। तो जम्मू कश्मीर में तो 5 हो गई और लद्दाख में 1 हो गई। अब जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? विधानसभा अब भी है। अब आपके 3 जो राज्य हैं उनमें केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। कौन कौन से में? पंडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो विधान परिषद थी वो हटा दी गई है। अब विधान परिषद वहाँ नहीं है। और जो पहले राज्यपाल हुआ करता था वहाँ अब उपराज्यपाल होगा। लद्दाख में भी उपराज्यपाल। अब जम्मू और कश्मीर में कितनी सीट थी आपकी? जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीट थी, लेकिन 1 कहाँ चली गई? लद्दाख, जो अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, उसमें चली गई। लेकिन जो राज्यसभा सीटें थी उसमें 4 सीटें थी। कितनी? जम्मू कश्मीर में 4, और वो चारों की चारों जम्मू और कश्मीर में है, ये ध्यान रखना। लद्दाख में 1 भी राज्यसभा सीट नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर में 4 हैं। दिल्ली में कितनी है? जहाँ जहाँ क्या है विधानसभा है वहाँ राज्यसभा सीटें हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 में भी क्या नहीं है? राज्यसभा सीट नहीं है। जहाँ जहाँ विधानसभा है वहाँ राज्यसभा सीट है, ध्यान रखना है। तो दिल्ली में है, पुडुचेरी में है और जम्मू कश्मीर में है। विधानसभा तीनों में है। तो दिल्ली में कितनी सीटें? 3। पुडुचेरी में 1 राज्यसभा सीट और जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा सीट। ऐसे याद रखोगे। और दमन और दीप, नागर और हवेली ये पहले अलग अलग थे, तो इनमें लोकसभा सीटें भी 1 1 थी, लेकिन अब 1 हो गए तो दोनों 2 हो गई। ठीक है।
इस प्रकार याद रखोगे। ये था वर्तमान का डाटा है और इनमें से क्वेश्चन आ भी सकता है, तो आपको ध्यान रखना है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बातें, क्योंकि अभी वर्तमान में इनमें बहुत चेंजमेंट होया। जैसे आपका केंद्र शासित प्रदेश 8 कर दिए, 9 से पहले 7 थे, फिर 9 किए, फिर 8 कर दिए, तो इनमें चेंजमेंट हुआ, आपको ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे जो संसद से संबंधित है, आपकी विधायी प्रक्रियाएं और शक्तियां हैं, कितनी शक्तियां हैं, वो सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। आज हम पढ़ेंगे विधायी संबंधी, अर्थात विधायिका संबंधी क्या क्या प्रक्रियाएं। संसद में जो प्रस्तुत होने वाले विधेयक, कानून बनाने के लिए जो विधेयक अधिनियम बनते हैं, अर्थात कानून बनाया जाता है, एक कानून कौन बनाता है? व्यवस्थापिका बनाती है, और लागू कौन करता है? कार्यपालिका करती है, और उन्हें जांच न्यायपालिका का कार्य होता है। तो विधेयक बनाने का कार्य किसका है? संसद का। पहली बात तो ये। अब दो तरह के विधेयक होते हैं, एक सरकारी विधेयक होते हैं जो सिर्फ मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। सरकारी विधेयक सिर्फ मंत्री, आप ऐसे ध्यान रखना कि सरकार किसकी होती है? मंत्रियों की होती है। तो सरकारी विधेयक किनके द्वारा? मंत्रियों द्वारा। एक होते हैं गैर सरकारी विधेयक। कौन से? गैर सरकारी विधेयक, जो किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है ये विधेयक। बात कर लेते हैं संसद में प्रस्तुत जो विधेयक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनकी श्रेणी है वो 4 प्रकार की होती है। पहला साधारण विधेयक, दूसरा संविधान में संशोधन विधेयक, और फिर है धन विधेयक और वित्त विधेयक। 4 प्रकार के विधेयक हैं। ध्यान रखना है कि कितने प्रकार के विधेयक? साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। अब 2 प्रकार के आपके विधेयक कौन कौन से हैं? सरकारी विधेयक हैं और गैर सरकारी विधेयक हैं। सरकारी विधेयक को कौन प्रस्तुत कर सकता है? मंत्री। और गैर सरकारी विधेयक को कौन प्रस्तुत कर सकता है? कोई भी सदन का सदस्य। तो अब यहाँ अंतर समझिए कि क्या अंतर है। अब मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? सरकारी। तो मंत्री द्वारा ये भी प्रस्तुत किया जाता है, ये भी संविधान संशोधन विधेयक, और धन विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है, और वित्त विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका मतलब ये चारों सरकारी विधेयक हैं। चारों के अंदर सरकारी विधेयक हैं। इनकी श्रेणी है 4 प्रकार की विधेयकों की। तो चारों में सरकारी जो विधेयक हैं वो तो हैं सरकारी कानून, लेकिन धन विधेयक और वित्त विधेयक सिर्फ सरकारी विधेयक हैं, न कि गैर सरकारी विधेयक। तो इन्हें केवल मंत्री प्रस्तुत कर सकते हैं, गैर सरकारी नहीं। लेकिन साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक गैर सरकारी विधेयक भी हो सकते हैं, तो इन्हें संसद द्वारा भी, सदस्य द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना कि मंत्री द्वारा चारों प्रस्तुत किए जा सकते हैं और सदस्य द्वारा 2 प्रस्तुत नहीं किए जा सकते, धन विधेयक और वित्त विधेयक। आपको ध्यान रखना है ये 4 विधेयक। अब इनके बारे में अलग अलग पढ़ते हैं कि इनके बारे में क्या क्या है। साधारण विधेयक आपको संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। किसको? साधारण विधेयक को, अर्थात राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और लोकसभा में भी, किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है किसे? साधारण विधेयक को। यदि विधेयक पर दोबारा सहमति देने के लिए बाध्य है, यह है लेकिन। यहाँ ध्यान रखना कि लेकिन विधेयक अगर पुनर्विचार हेतु, अगर उसमें संसद फिर से कोई कटिंग करती है जिससे राष्ट्रपति को आक्षेप हो कि भाई ये चीज़ हटाओ, तो वह पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगर वह चीज़ राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग हो जाती है या संसद उसमें नहीं परिवर्तन करना चाहती और वैसा का वैसा वापस भेज देती है, तो क्या है कि राष्ट्रपति इसको सहमति देने के लिए बाध्य है। इस प्रकार राष्ट्रपति बाध्य है, लेकिन निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। जैसे जेबी वीटो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, डाक विधेयक पे किया था, और ये सब किसके अंतर्गत है? निलंबनकारी वीटो के दौरान थे। अगर पुनर्विचार, साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ध्यान रखना, कौन? राष्ट्रपति। लेकिन अगर वह उसे रोकना चाहिए तो निलंबनकारी जो वीटो है, वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 महीने रोक सकती है।
मतलब राज्यसभा क्या कर सकती है, अगर ये कोई विधेयक है लोकसभा में पारित हो जाता है तो राज्यसभा क्या करती है, अधिकतम 6 महीने रोक सकती है। इसमें दोनों को समान अधिकार प्राप्त है भाई। 6 महीने के बाद ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है, अगर राज्यसभा इस पर सहमति नहीं देती है तो। दोनों सदनों में असहमति पर संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। अगर यह कानून बनाने के लिए अति आवश्यक है तो फिर राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक आपको बताया था किस अनुच्छेद के तहत, 108 अनुच्छेद के तहत, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। आपको ध्यान रखना है कि 6 महीने तक क्या कर राज्यसभा में ये रोका जा सकता है। कौन, साधारण विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा भेज दिया तो सहमति देनी होगी या वीटो शक्ति प्रयोग करके रोक सकते हैं। अगर 6 महीने तक रोक लिया तो इन पे क्या है, राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर क्या कर सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान में संशोधन करने के लिए जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 हमने पढ़ा था कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है तो संसद को संविधान एवं उसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद के तहत, 368 के तहत। लेकिन 368 में उल्लेख किसका है, एक तो विशेष बहुमत का, और विशेष बहुमत के साथ साथ विधान जो आपकी सभा है उनसे जो बहुमत प्राप्त करते आधे से ज़्यादा राज्यों का सहमति जरूरी होती है, उनका ही उल्लेख है। साधारण जो आपका बहुमत है उसका उल्लेख नहीं, वो 368 के इतर है। संविधान संशोधन का प्रारंभ किसी भी सदन में हो सकता है। संविधान संशोधन किसी भी सदन में हो सकता है, दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अगर साधारण विधेयक पहले लोकसभा में पारित हो जाता है तो राज्यसभा उसे 6 महीने के लिए रोक सकता है, तो या तो वो निरस्त माना जाएगा 6 महीने से ज़्यादा समय के लिए। अगर वो अति आवश्यक है और राज्यसभा और लोकसभा में क्या है, मतभेद है, तो संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत। उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। ये तभी माना जाएगा, दोनों की बराबर शक्ति है, दोनों को बराबर शक्ति है, ये तभी माना जाएगा जब क्या होगा, दोनों विशेष बहुमत से पारित कर दें, लोकसभा और राज्यसभा, तथा संसदीय मुद्दे से जुड़ा हो तो आधे राज्यों का बहुमत भी आवश्यक है। संघीय मुद्दे अर्थात केंद्रीय मुद्दे से जुड़ा हो तो आधे राज्यों का बहुमत भी आवश्यक है, जैसे आपका जीएसटी है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे। वे न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और न ही संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। संविधान संशोधन जो विधेयक है उसमें क्या करते हैं, राष्ट्रपति अपनी सहमति देनी अति आवश्यक है, फर्स्ट बार पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकते। एक तो संविधान संशोधन विधेयक को, एक धन विधेयक को ध्यान रखना है। राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु वित्त विधेयक और साधारण विधेयक को भेज सकते हैं। वित्त विधेयक और साधारण विधेयक, तो आप सीरियल याद रखोगे तो फर्स्ट और लास्ट को क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक भी जरूरी होता है, संविधान में कोई संशोधन करना हो तो वह भी जरूरी है। और धन हमें इसलिए आवश्यक है कि त्वरित रूप से तो धन विधेयक और संविधान संशोधन को पुनर्विचार हेतु राष्ट्रपति नहीं भेज सकते। संविधान संशोधन के कितने प्रकार हैं, एक तो साधारण बहुमत द्वारा, एक विशेष बहुमत द्वारा, एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों का क्या चाहिए, समर्थन चाहिए। अब साधारण बहुमत किसे कहते हैं, कि संसद या सदन है, अगर उसमें से उपस्थित सदस्य अगर कोई अनुपस्थित है तो भी कोई बात नहीं, उपस्थित सदस्यों से बहुमत प्राप्त करना है। विशेष बहुमत में उपस्थित अनुपस्थित से कोई मतलब नहीं है, जितने भी हैं
संख्या है उस सदन की, उसका 2/3 होना ही चाहिए। और कुछ संघीय मामले होते हैं उसमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों का भी क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। अब आपको राष्ट्रपति भाई 24वां संविधान संशोधन 1971 में राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति के लिए बाध्य बनाया है, बाध्य कर दिया गया था। किसे? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है धन विधेयक। धन विधेयक क्या है? धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किसकी सहमति से? राष्ट्रपति की सहमति से। अगर ऐसे याद रख लोगे ना कि राष्ट्रपति की सहमति से सर्वप्रथम धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति की सहमति मिल चुकी है तो पुनर्विचार के लिए लौटा ही नहीं सकता। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अनुच्छेद 110 के तहत किया जाता है। इसमें राज्यसभा कोई संशोधन या अस्वीकृति नहीं दे सकती। मतलब राज्यसभा कोई प्रभाव नहीं है, 14 दिन तक रोक सकती है। और राज्यसभा सिर्फ सिफारिश कर सकती है। किससे? लोकसभा से सिफारिश कर सकती है कि आप इसमें थोड़ा सा ये कर सकते हो। अगर नहीं करे लोकसभा तो फिर वो मान्य माना जाएगा। 14 दिन तक रोक के रख सकते हैं, 14 दिन के बाद अपने आप पारित हो जाता है। और राष्ट्रपति की अनुशंसा से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो राष्ट्रपति इसे क्या करता है, अपनी स्वीकृति दे देता है और फिर इसे रोक कर रख सकता है। लेकिन रोक कर रखने की नौबत नहीं आती, क्योंकि पहले जो प्रस्तुत किया जाता है वही राष्ट्रपति की अनुशंसा से ही किया जाता है। राष्ट्रपति की अनुशंसा से ही किया जाता है। अब बात कर लेते हैं वित्त विधेयक। वित्त विधेयक क्या है कि इसे भी पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक जो धन विधेयक है वह वित्त विधेयक होता है, लेकिन वित्त विधेयक का धन विधेयक होना आवश्यक नहीं है। वित्त विधेयक धन विधेयक होना आवश्यक नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वित्त विधेयक धन विधेयक होता ही नहीं है। लेकिन प्रत्येक धन विधेयक क्या होता है? वित्त विधेयक होता है। राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही इसे प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन इसमें संसद की दोनों को क्या है, बराबर शक्ति प्राप्त है, लोकसभा और राज्यसभा को। इसलिए वह इसे क्या कर सकता है, निरस्त भी करवा सकता है और सिफारिश भी कर सकता है या उसमें संशोधन के लिए कह सकता है। इसलिए अगर मतभेद हो भी जाए तो संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें भी है। इसमें वित्त विधेयक में इसलिए कहा गया है कि राष्ट्रपति फर्स्ट और लास्ट को क्या कर सकता है, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है और संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। किसमें? संयुक्त बैठक बुला सकता है, वित्त विधेयक में। तो ये ध्यान रखना है कि आपको वित्त विधेयक में क्या है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक जो वित्त विधेयक है वो धन विधेयक का होना आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति की अनुशंसा पर प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान है किसमें? वित्त विधेयक में। लेकिन धन विधेयक में नहीं है, क्योंकि वह अपने आप में मान्य होता है। राज्यसभा इसमें कोई रोल नहीं होता। राज्यसभा, ऐसे मानो कि राज्यसभा धन विधेयक के मामले में नगण्य होती है, शक्ति विहीन होती है। ये बातें हैं आज के में हमने क्या क्या पढ़ा है। आपको इनमें आप नोट्स बना सकते हो अच्छे से, फिर इनमें डिफरेंस कर सकते हो। अगर किसी बात के लिए कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। धन विधेयक इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और जो अभी राज्यसभा और लोकसभा की सीटें हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना सर्वाधिक लोकसभा सीटें कहाँ कहाँ हैं और राज्यसभा सीटें कहाँ हैं, ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से पढ़ना। आप टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वैसे आपके लाइफ में आगे भी काम आएगा। धन्यवाद।